हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कुछ समझ में आया नहीं आया फिर भी हम लोग देखेंगे मतलब देखेंगे कैसे ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन का जो है फोर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं और मास को एम से और एक्सेलरेशन को ए से, तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनाता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एम। अब ये ऐसा क्यों है, ये सही में ऐसा है कि नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। सपोज करो कि कोई एक बॉडी है जिसका कि जो मास है, दो बॉडीज़ हैं जिनका कि दोनों का मास सेम है। ठीक है, दोनों का मास क्या है? सेम है। आपको दोनों के ऊपर जो कि बॉडीज़ हैं, आप सपोज करो एक है ए और एक है बी। ठीक है, सही है। एक के ऊपर आपको एक्सलेशन प्रोड्यूस करवाना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। दूसरे के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपको एक्सलेशन प्रोड्यूस करवाना है। ये प्रोड्यूस करवाने के लिए आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F1। क्या लगाया? F1। और इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया F2। क्या लगाया? F2। दोनों का मास क्योंकि सेम है, क्यों क्या दोनों का मास क्योंकि सेम है, हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं कि जो F2 की वैल्यू होगी, क्या जो F2 की वैल्यू होगी वो एकदम सही में वो दुगनी होगी F1 के मुकाबले। क्या F2 दुगना होगा F1 के मुकाबले? F2 दुगना होगा F1 के मुकाबले। क्यों? क्योंकि मास तो सेम है बट एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम लोग ये बात सही से कह सकते हैं कि F2 की जो वैल्यू होगी वो F1 के मुकाबले ज़्यादा होगी। सो एक्सेलरेशन बढ़ गया। एक्सेलरेशन क्या हुआ? बढ़ गया जब हमने फोर्स को बढ़ाया। यहाँ पे फोर्स बढ़ गया तो एक्सेलरेशन भी क्या बढ़ गया। अगर यही आपका 20 होता तो इसके चार गुना होते। ठीक है, सो फोर्स बढ़ा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ा। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन निकल के आ गया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए इफ़ मास इज फिक्स्ड। अगर मास आपका फिक्स्ड है, इफ़ मास इज फिक्स्ड, मास अगर एकदम सेम है, फिक्स्ड है कि मास अगर चेंज नहीं हो रहा, तो आपका जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एम को। कभी मास चेंज होता है क्या? हाँ, चेंज होता है। हम लोग वो हायर लेवल्स पे देखते हैं। ठीक है, तो मास उस समय प्रोपोर्शनल होता है ए के। इस केस में जैसे आपने देखा मास दोनों का फिक्स्ड था, जो कि कुछ एक मास एम है, तो जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो प्रोपोर्शनल था एक्सेलरेशन के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब फोर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए एम के भी, तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम है। अगर एम के प्रोपोर्शनल होगा तो ही हम लोग कह सकते हैं वो प्रोपोर्शनल ए के भी है। बात सही है। सो देखते हैं। सपोज करो कि यही दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। अब इनका जो मास है, इसका जो मास है वो एम है और इसका M2, मतलब एम, इसका M1 इसका M2। और जो बी का मास है, ठीक है, अब इसको आप लोग यहाँ पर दूसरी जगह पे देखो, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब देख लो, ए जो है ये छोटे मास वाला ऑब्जेक्ट है, बी जो है थोड़ा बड़े मास वाला ऑब्जेक्ट है। क्या? ए छोटे मास वाला, बी बड़े मास वाला। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। इस पर मुझे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी है 5 मीटर पर सेकेंड की। क्या? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। और इस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, सो पिछले बार जब मास सेम था, दोनों का मास सेम था, सो इस पर 5 मीटर का करवाने के लिए मुझे F1 लगाना पड़ा, 10 मीटर का करवाने के लिए F2, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा था। सो इस केस में क्या हुआ, मुझे दुगना फोर्स लगाना पड़ा। इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, इस केस में क्योंकि मास दोनों का डिफरेंट है, इसमें सेम था इसमें डिफरेंट है, तो हम लोग दोनों पे सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएंगे से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग प्रोड्यूस करवाएंगे। सपोज कि ये इसका जो मास है वो है m। ठीक है, इसका जो मास है वो है m और इसका जो है वो है 2m, मतलब कि इसके दुगना है। अगर ये 2 kg होगा तो ये 4 kg होगा, अगर ये 4 kg होगा तो ये 8 kg होगा। ठीक है, ये 8 kg होगा, अगर ये 8 kg होगा तो ये 16 kg होगा, मतलब इसके दुगना होगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। सो इस पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए आपने एक फोर्स लगाया F1। क्या लगाया? आपने एक फोर्स लगाया F1। ठीक है, और इस पर प्रोड्यूस करवाने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपने एक फोर्स लगाया F2। सही है, F2 आपने फोर्स लगाया। अब जिस फोर्स से आपने इस 2 kg वाले मास को धक्का दिया होगा, जो कि F1 है, उसके दुगने फोर्स से, क्या? उसके दुगने फोर्स से आपको इस वाले 4 kg वाले मास को धक्का देना होगा, तभी सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तभी सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है। क्यों? क्योंकि मास दोनों का जो मास है वो क्या है, वो दोनों के दुगना है, एक के दुगना है दूसरा। ठीक है, एक के दुगना है दूसरा, इसके लिए आपको दुगने फोर्स भी देने होंगे, दुगना फोर्स भी देना होगा। सो आपने देखा कि मास बढ़ा तो आपको फोर्स भी अपना बढ़ाना हुआ, मास अगर बढ़ा तो आपको अपना फोर्स भी बढ़ाना पड़ा। सो इस रिलेशन से हमारा ये भी निकल के आ जाता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m if a is fixed, if acceleration is fixed। अगर आपका एक्सेलरेशन फिक्स्ड है तो ही जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा मास के। ठीक है, इस केस में क्या था, इस केस में एक्सेलरेशन जो था वो हमारा फिक्स था, किसके? 5 मीटर दोनों केस में था। सो एक्सेलरेशन फिक्स था, इसके वजह से हमारा एफ जो हुआ वो प्रोपोर्शनल गया किसके? एम के। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। सो अब इन दोनों रिलेशन से, ठीक है, ये इक्वेशन अगर 1 हम लोग इसको कहते हैं और इसको 2
तो इन दोनों से हम लोग ये थर्ड वाला एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या ये थर्ड वाला क्या कहेगा कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए, F इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए, मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे? क्योंकि F इज़ प्रोपोर्शनल टू M, F इज़ प्रोपोर्शनल टू A, सो F विल बी प्रोपोर्शनल टू MA। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हमें हटाना है, सो हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को लगाना होगा। क्या लगाना होगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें लगाना होगा अगर हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है। सो एफ इक्वल्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हम लोग के ले लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के से रिप्रेजेंट करते हैं, के एम ए। सही है, के एम ए फोर्स इज इक्वल्स के एम ए। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये जो था कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ था जो कह रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम है, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के पास एक डायरेक्शन होता है, ये आपको पता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब फोर्स इज, यहाँ पे हमने फोर्स को इक्वल कर दिया के ए में। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, इसको मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है, उसमें मैंने इस डेरिवेशन को वापस से उसमें भी निकाला है। ठीक है, कि फोर्स इज इक्वल टू के ए में, इस डेरिवेशन को मैंने उसमें निकाला है। आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो, आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, आप लोग उसको थोड़ा हाई स्पीड पे देख सकते हो, ताकि ये जो सेम चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वही चीज़ वहाँ पे भी डिस्कस की, बस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में मैंने वहाँ पे बातें की हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सो आगे देखते हैं। अब क्या है, अब ये तो हमने देख लिया कि फोर्स इक्वल्स के में, इसका कुछ एप्लीकेशंस, इसके कुछ यूजेस, फोर्स का इससे कुछ फार्मूला का यूजेस। सो एक आपका स्पोर्ट्स से और सेकंड लॉ से आपका एक रिलेशन है, स्पोर्ट्स का और सेकंड लॉ का। कैसे स्पोर्ट्स और सेकंड लॉ का? जब भी आप क्रिकेट अगर आप देखते होगे, ठीक है, सो क्रिकेट में जब भी कैच पकड़ने की बारी आती है तो कैच को ऐसे पकड़ते हुए पीछे को हाथ किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे ही कैच को आ रहा है कैच और आप ऐसे ही उसको पकड़ लोगे तो इस केस में क्या होगा, आप फोर्स तो उसका कस के आ रहा है, मतलब वो कैच अगर आ रहा है उसका एक्सेलरेशन हाई है, स्पीड उसकी हाई है, सो वो उसके एक हाई फोर्स से आ रही है और आप उसको ऐसे कस कर पकड़ोगे तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा कम समय के लिए। लेकिन अगर आपने हाथ को आप पीछे करते हुए लेके जाके पकड़ोगे तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना, आपको कम फोर्स लगाना होगा ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, एक केस है कि ज़्यादा फोर्स कम समय, और एक केस है कम फोर्स ज़्यादा समय, जिसकी वजह से आपको अपने हाथों पे कम पेन महसूस होगा। सो कोच कभी भी आपको यही एडवाइस करेगा कि आप जब भी कैच पकड़ो अपने आर्म्स को पीछे की तरफ पुल करो, ताकि आपको कम फोर्स लगाना पड़े ज़्यादा समय के लिए। सेम केस होता है कि जब भी एक एथलीट जब भी वो हाई जंप करता है तो क्या होता है कि सैंड होता है या फिर फोम होता है। तो सैंड और फोम में क्या होता है, अब देखो अगर कंक्रीट का कुछ होगा तो उसमें क्या होगा, वो जंप करेगा और जैसे ही कंक्रीट पे पड़ेगा तो जो कंक्रीट उसके ऊपर एक फोर्स डालेगी, ठीक है, या फिर ये जो कंक्रीट के ऊपर फोर्स डालेगा उससे इसको दर्द होगा, एथलीट को दर्द होगा। लेकिन अगर सैंड है तो सैंड के अंदर ये पेनिट्रेट करते जाएगा और अपना जो फोर्स है, ठीक है, अपना जो फोर्स है सैंड के अंदर कम ज़्यादा समय के लिए कम फोर्स डालेगा। ठीक है, सैंड के अंदर ज़्यादा समय के लिए ये कम फोर्स डालेगा, कंक्रीट के साथ कम समय के लिए ज़्यादा फोर्स डाल रहा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो ये फोर्स का इक्वल्स के में, ठीक है, इसको हम लोग एक और मेथड से टाइप करते हैं, लीनियर मोमेंटम वाले केस से। किस केस से? लीनियर मोमेंटम वाले केस से। ये क्या है? सो लीनियर मोमेंटम को मैंने पहले भी डिस्कस किया अपने पहले वीडियोज़ में भी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी मैंने डिस्कस किया अपने पहले वीडियोज़ में भी। ठीक है, सो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। सो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। सो देखते हैं लीनियर मोमेंटम हमारा क्या है। लीनियर मोमेंटम और कुछ नहीं है, लीनियर मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी का एक इक्वेशन। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इक्वल्स एम वी, एम मतलब कि मास और वी मतलब कि वेलोसिटी। अब जो लीनियर मोमेंटम होता है इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, ये प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। कैसे प्रोपोर्शनल देखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस भी किया, थोड़ा इसमें फास्ट डिस्कस करूँगा। अगर आपको एकदम अच्छे से आराम से देखना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, वो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, सो देखते हैं। सपोज करो कि किसी का मास है एम, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास है एम, दोनों सेम मास के हैं, ठीक है, एम, और बट इन्हें डिफरेंट वेलोसिटी से छोड़ा गया। ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी से छोड़ा गया सैंड में। सो डिफरेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी v2, और v1 जो है वो ज़्यादा है v2 के मुकाबले, v1 जो है वो ज़्यादा है v2 के मुकाबले। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि अगर v1 ज़्यादा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा उसका लीनियर मोमेंटम होगा, वो ज़्यादा हाई स्पीड से अंदर जाएगा तो सैंड के अंदर वो ज़्यादा
पेनिट्रेट करेगा। वहीं पे इसकी वेलोसिटी क्योंकि कम है तो ये कम स्पीड से अंदर जाएगी तो ये कम पेनिट्रेशन करेगी। अगर वहीं पे इनका मास डिफरेंट होता, वेलोसिटी सेम होता, मास डिफरेंट होता, मास में किसी का एक ज़्यादा होता किसी का कम होता, तो जिसका मास ज़्यादा होता वो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, जिसका मास कम होता वो कम पेनिट्रेट करता। सो वेलोसिटीज चेंज होंगी तो पेनिट्रेशन में भी चेंज होगा। ठीक है, वेलोसिटी अगर दोनों का चेंज हो जाता तो साइंड के पेनिट्रेशन में चेंज होगा, और अगर मास चेंज होता तो भी साइंड के पेनिट्रेशन में चेंज होगा। मतलब लीनियर मोमेंटम को चेंज करने पे हमारा पेनिट्रेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। यही केस अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते तो भी पेनिट्रेशन कुछ होता जो कि चेंज होता, ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा पेनिट्रेशन, कम फोर्स तो कम पेनिट्रेशन। तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग इसको यहीं से छोड़ देते तो ये कम लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ से छोड़ रहे तो ज़्यादा लीनियर मोमेंटम हो रहा है। तो इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ से हमारा निकल गया कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम बोले या फिर मोमेंटम, जो बोलना आप बोल सकते हो, मोमेंटम, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, ये प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, अब इसको एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम लोग प्रूफ भी करके देखते हैं। सपोज कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास है m और वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v से। ठीक है, मास है m और वेलोसिटी है v, एक टाइम t पे, टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पे उसकी वेलोसिटी हो गई t2, टाइम t2 पे उसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, सो जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p से, किससे, p से। सो p1 जो होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, m इंटू v1। ठीक है, m इंटू v1, जिस t1 के टाइम पे, t1 के टाइम पे इसकी ये मोमेंटम होगा, t1 का टाइम है, ये t2 आपको पढ़ा रहा होगा, t1 का टाइम है। ठीक है, तो उसकी मोमेंटम ये है। t2 के टाइम पे इसका मोमेंटम क्या होगा, t2 के टाइम पे इसका मोमेंटम होगा आपका, इसका t2 के टाइम पे इसका मोमेंटम होगा mv2 स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं। सो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख देंगे, p2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम p1 डिवाइडेड बाय टाइम। सो टाइम यहाँ पे t2 माइनस t1, सही है, t2 माइनस t1। अब इसको अगर इक्वल करते हैं सो p2 की जगह पे हम लोग रख देंगे mv2 माइनस mv1। ठीक है, p1 की जगह पे mv1 और p2 की जगह पे mv2 बाय t2 माइनस t1 इक्वल्स आपका ये हो जाएगा m और v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। ठीक है, m क्योंकि दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब ये क्या था, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था तो ये प्रोपोर्शनल किसके था, ये प्रोपोर्शनल था फोर्स के, तो ये प्रोपोर्शनल है फोर्स के, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनल है फोर्स के, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं अब क्या होगा, ये जो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन होता है। सो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये हम लोग क्या कह देंगे, ये हम लोग कह देंगे कि इक्वल है ma, क्योंकि एक्सेलरेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमने क्या बोल दिया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन था और ये हमने इसको प्रोपोर्शनल बताया था। ठीक है, और इसको हमने तोड़ तोड़ के यहाँ पे ला दिया। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma, हमने यहाँ से इस चीज़ को तोड़ के ये बनाया है। ठीक है, इस चीज़ को तोड़ के हमने इस वाले चीज़ को हमने तोड़ के ये बना दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो p2 माइनस p1 बाय t2 माइनस t1 है ये इक्वल है ma के। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 बाय t2 माइनस t1 कहना कुछ गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये भी कहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma, तो अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma एंड ma इज इक्वल टू समथिंग विच इज p2 माइनस p1 बाय t2 माइनस t1, सो फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 बाय t2 माइनस t1 विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये प्रूफ्ड है। ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे अगर इस फोर्स का ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं भी लगाते तो भी ये प्रूफ हो जाता। क्यों, क्योंकि p2 माइनस p1 वो ma आ रहा था। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ma, सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1। ये समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो फोर्स था, ठीक है, जो फोर्स था वो इक्वल हुआ था kma। अब ये जो k है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर ये यहाँ पे है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सो इसके वैल्यू के हम लोग डिफाइन करें। इसके वैल्यू को जिस समय फोर्स बना था, मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया है जिसमें इसका डेरिवेशन मैंने निकाला था, उसमें भी यही बात बताई है कि जिस समय हमारा फोर्स बना था उस समय क्या हुआ कि उस समय हमारे पास लिबर्टी थी, क्योंकि उसके पहले तो हमें नहीं पता था कि 1 न्यूटन, इसको 1 न्यूटन एक्चुअली कहते हैं इसके पूरे यूनिट को, kg मीटर पर सेकेंड, kg मास का और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलके 1 न्यूटन बनता है। ठीक है, सो ये न्यूटन के नाम पे इसके लिए न्यूटन का नाम पे इसको 1 न्यूटन बोला गया।
सो 1 न्यूटन का वैल्यू क्या होगा हमें नहीं पता था। सो हमारे पास लिबर्टी थी कि हम किसी भी चीज़ को 1 न्यूटन कर सकते, किसी भी फोर्स को 1 न्यूटन कर सकते। सपोज कि इस मार्कर को नीचे लाने के लिए जो फोर्स लगे, गिर गया सॉरी, इस मार्कर को नीचे लाने के लिए जो फोर्स लगे वो 1 न्यूटन कहला सकता है, हम लोग ये कह सकते हैं। या फिर इस डस्टर को जो नीचे लाने के लिए जो फोर्स लगे वो 1 न्यूटन कहला सकता है। या फिर इसे ऊपर फेंकने के लिए जो फोर्स लगे वो 1 न्यूटन कहला सकता है। किसी भी चीज़ को आप 1 न्यूटन कह सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि आपके पास लिबर्टी थी। आपके पास, आपको पता तो था नहीं कि 1 न्यूटन किस फोर्स को कहा जाएगा। सो आप किसी भी फोर्स को 1 न्यूटन कर सकते। तो हमने ये बोला कि जो 1 न्यूटन का फोर्स होगा, मतलब जो फोर्स का एक यूनिट होगा जो फोर्स का, वो अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होता है तो वो 1 न्यूटन कहलाएगा। ठीक है, तो वो 1 न्यूटन कहलाएगा। तो इस फॉर्मूला से हमारा जो ये के है ये ऑटोमेटिकली 1 निकल गया। इससे क्या हो गया, के 1 निकल गया कि अगर 1 kg ये है और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ही ये 1 होगा। तो क्या हो गया, हमने के को इससे 1 निकल गया। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 निकल गया। अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, 1 है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर 1 है तो हमेशा उसको 1 इंटू, मान लो आपका मास है 10, एक्सेलरेशन है 50, सो 1 इंटू 10 इंटू 50 हमेशा यूज़ करोगे क्या, नहीं यूज़ करोगे। सो आप इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को छोड़ देते हो और चुपचाप F इक्वल ma का यूज़ करके, फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग आगे का इक्वेशन सब सॉल्व करते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में ये आ गया होगा। इसकी यूनिट अभी भी हमने डिस्कस की, जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन, सो ये हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हमने नाम दे दिया है न्यूटन। क्या नाम दे दिया है, न्यूटन। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं न्यूटन को। क्यों नाम दिया है न्यूटन, न्यूटन भाई साहब के नाम पे इसका नाम पड़ गया है न्यूटन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उन्होंने अपने नाम का नाम रख दिया, इसमें क्या है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।